मेरा नाम निशा है। हम मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता भी अजीब सी सोच रखते हैं। मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं एक अकेले घर में शादी करके जाऊंगी तो वहाँ पर राज करूंगी। मेरे ससुराल में ना तो ननद थी और ना ही सास ससुर का झंझट था, बल्कि मैं कहूंगी कि सास ससुर तो समझाने वाली बहू के लिए उनके माता पिता की तरह होते हैं। जो बहुएं सास ससुर को नहीं समझती उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां होती होगी। मेरी सोच तो यह थी कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो जहां का घर पूरा परिवार हो, लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन मेरे माँ बाप इस बात पर भी खुश थे, कहते थे कि अमीर लड़का है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वह लड़का तो क्या था, एक 40 साल का आदमी था और एक बेटे का बाप था। उनका नाम विशाल चौहान था। वो शायद अपने 15 साल के बेटे के लिए किसी नर्स के रूप में एक बीबी की तलाश कर रहा था। लेकिन मेरे माँ बाप इन बातों को कहाँ समझते थे। बड़ा सा घर देखा और मेरी शादी उसी घर में कर दी। उन्होंने सोचा हमारी बेटी को इस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। हर माता पिता अपनी औलाद का सुखी देखना चाहते हैं। यही सब कुछ मेरे माँ बाप ने भी किया था और मैंने भी उनकी पसंद के मुताबिक शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी अच्छी बेटियां कभी ना नहीं करती, वो तो अपने माँ बाप की राजामंदी में ही अपनी खुशियों को ढूंढ ही लेती है। वह मेरी शादी का दिन था। एक कोई धूम धड़का, कोई ढोल ना बाजे, क्योंकि सिंघानिया साहब की यह डिमांड थी कि शादी बहुत सादगी से हो। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद वो अपनी पहले बीबी के जख्मों से जाने नहीं छोड़ने पे थे, जिनकी मृत्यु आज से 13 साल पहले हो गई थी। सिंघानिया साहब की बीबी बनकर जब मैं इस हवेली में आई तो यहाँ भी सनातों का राज था। बड़ी ही अजीब शादी थी। ना तो मुझे लेने नात लोगों ने सर पर हाथ रखा। सच कहूँ तो मैं इन रिश्तों के लिए तरसती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मोहब्बत से रिश्ते बनाना भी एक अनोखा सफर होता है। उसकी मंजिल हमेशा खुशगवार होती है। वो शाम का वक्त था। शादी के बाद मैं चौहान साहब की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर पर आ गई। वो शादी का दिन था, मगर वो इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर के बाहर ही ड्रॉप किया और कहने लगे कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अभी दरवाजा खोलोगे तो लालू तुम्हें अंदर ले जाएगी। मैंने सोचा यह लालू कौन है, मैंने धीमे से पूछा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। उन्होंने कहा नौकरानी है हमारी। उन्होंने बड़े घमंड भरे अंदाज में कहा और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैं उन्हें देखती ही रह गई। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक दिए बिना ही दरवाजा खुला गया। एक खूबसूरत 20 साल की जवान लड़की ने दरवाजा खोला। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, उसका हुस्न एक कयामत ढा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं भी एक लम्हे को घबरा गई। उसे लड़की को मैं देखती ही रह गई। मैं उस लड़की को देखकर यह सोचने लगी कि अगर इतना कातिल हुस्न चौहान साहब के घर में पहले से ही मौजूद था तो उनको मुझसे शादी करने की क्या जरूर आई थी। लेकिन शायद मर्द बीवियां खानदानी और महबूबा खूबसूरत ढूंढते हैं। खैर, अब इतना सोचने का कोई फायदा नहीं था। यह औरत अपनी आंखों से ही बड़ी तेज और चालक औरत लगती थी। अगले ही लम्हे मुझे दूर से बहुत चिखों की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर रह गई। शुरू से ही ऐसे वाक्य होने लगे थे जिसे मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो मेरे कान खड़े हो गए। जब लालू ने देखा कि कमरे से आने वाली चीखों पर मेरा ध्यान है तो उसने मुझे ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। जानबूझकर वह मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर था, जिसे वो हर सूरत में देखना चाहती थी कि मैं उन चीखों को नजरअंदाज कर। खैर, मुझे उसकी बात तो माननी ही थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहला दिन था। वह मुझे कमरे में ले गई और कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बैठते ही खुद मेरे कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज और भी तेज हो गई थी। मैं सोचती रह गई कि यह तो अजीब घर है, एक तो सन्नाटा, ऊपर से यह खतरनाक चिखने की आवाजें। खैर, मैं अपने पति विशाल का इंतजार करने लगी। रात के 12 बज गए। बैठे बैठे मेरी कमर दर्द करने लग गई, मगर विशाल नहीं आए। 1 बजे मेरी आंख लगने ही वाली थी कि कमरे का दरवाजा अचानक से खुला और वह अंदर आ गए। मेरे दिल में धड़कनों का शोर था और ना ही आंखों में कोई अरमान थे, क्योंकि यह तो एक अरेंज मैरिज थी और मुझे और अपने माँ बाप के खातिर इस रिश्ते को निभाना था। विशाल आकर मेरे करीब बैठ गए और उनकी आंखों में भी घबराहट के अलावा कुछ और नहीं था। शायद उन्होंने भी इस उम्र में यह शादी अपने जज
बातों को उभरते के लिए नहीं की थी, बल्कि वजह तो कुछ और ही होगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वह मुझे अचानक बोले। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ और ना ही तुमसे झूठे वादे करूँगा। ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे नफरत करूँगा, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। मैंने यह शादी अपने बेटे के लिए की है। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। मैंने कहा जी क्यों नहीं, आपके बेटे की मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहले बार उनकी बात का जवाब दिया। वह खुश होकर कहने लगे बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। निशा, पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई बहुत अच्छी होती है। मेरा बेटा अजीब सी आदतों शिकार है। जब देखो कमरे में सोता रहता है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक सोता रहता है और उसका ख्याल बस लालू ही रखती है। शालू हमारी पुरानी नौकरानी है, उस पर भी मैं ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने बेटे की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपना चाहता हूँ। विशाल यह बात बताकर चुप हो गए। मेरे दिमाग में लालू का चेहरा घूमने लगा। लालू इस घर की नौकरानी कहीं से नहीं लगती थी। उसके तो तेजतर्रार लहजे से लगता था कि जैसे वह घर की मालकिन है। मैंने यह बात विशाल से नहीं कही कि आते ही घर के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता। मैंने चुप्पी बांध ली। मैंने सोच लिया था कि मैं विशाल के बेटे का ख्याल जरूर रखूंगी। वह उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत दिखाने का शायद तरीका भी यही था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखती। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। अब जल्दी से उठी। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपने घरवालों की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पूछा कि आ जाऊं। मैंने कहा आ जाओ। जो मेरे कहते ही लालू कमरे में अंदर हाजिर हुई। लालू के चेहरे पर नाराजगी के असर छाए हुए थे। वो मुझसे कहने लगी बेबी जी, आप नाश्ता कमरे में करेगी या मेज पर लगा दूं? मैंने कहा मेज पर लगा दो। और छोटे साहब कहाँ हैं? मैंने विशाल के बेटे के बारे में उससे पूछा तो वह कहने लगी जी वह छोटे साहब तो सो रहे हैं। जब वह सोकर उठ जाते हैं उन्हें मैं खुद नाश्ता करवाती हूँ। लालू के लहजे में एक अजीब सी जिद और अकड़ थी, जैसे वह विशाल के बेटे से मुझे दूर रखना चाहती हो। मैंने कहा ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी देर के बाद में बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर आई तो मुझे किसी की पूजा बोलने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और बाल बांधती हुई बाहर आ गई। फिर अचानक से एकदम आवाज आनी बंद हो गई। शायद लालू ही किसी से बातें कर रही थी। आवाज सुनते सुनते जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने देखा कि एक 15 साल का लड़का तरस खाए हुए खड़ा था। लालू उसे बच्चे से हुक्म बता रही थी। मैंने उसकी हालात पूछी तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई। लड़का भी डारा समा सा लग रहा था। मैंने पास जाकर उससे कहा गुड मॉर्निंग बेटे, नाम क्या है आपका? उसने कहा कि मेरा नाम रितेश है। उसने डरते डरते जवाब दिया जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। मैंने कहा रितेश बेटे, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वह अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा, जैसे मैंने उससे कोई अनोखी बात कह दी हो। उसने कहा सच क्या, आप मेरा ख्याल रखेगी? उसने मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वो वाकई बहुत मासूम बच्चा था। फिर लालू के न चाहते हुए भी हमने टेबल पर बैठाकर एक साथ नाश्ता किया। वो मेरे साथ बात करने से काफी हल्का फुल्का नजर आ रहा था, लेकिन मैंने रितेश से उन थोड़ी बहुत बातों में अंदाजा लगा लिया था कि रितेश के इन हरकतों के पीछे कहीं ना कहीं शालू का हाथ जरूर है। मगर वो तेज औरत पकड़ी नहीं जाती थी। मुझे इस बात का राज जानना था। मैंने धीरे धीरे रितेश के कमरे में आ जाना शुरू कर दिया, मगर मैं हमेशा यह बात चेक करती थी कि मेरे जाते ही वह दौड़कर बेन के पीछे जाके मैं छुप जाता था, जैसे बेन के पीछे उसका खजाना दबा हो। यह बात मैंने एक बार नहीं कई बार जानने के बाद ही नोटिस की थी, और यकीनन रितेश के पास जरूर कोई ऐसा राज था जिसे वह मुझे बताना नहीं चाहता था। खैर, अब मैं लालू और रितेश पर नजर रखने लगी। मैं चाहती थी कि मैं इस मामले की अंत तक पहुंच जाऊं और सच साबित करके रहूं, ताकि मैं सिंघानिया साहब के सामने शर्मिंदा न हो। सुकून से दिन बाद दिन गुजरते हुए मुझे अंदाजा होता जा रहा था कि लालू का रवैया मेरे साथ सख्त होता जा रहा था। अब मैं कोशिश करती कि मैं रितेश के सामने रहूं और वह मेरे सामने रहे, क्योंकि उसके स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी। स्कूल आना जाना भी नहीं होता
था। मैंने नोट किया रितेश मेरे आने से खिला खिला रहता है। उसकी जिंदगी काफी हद तक बदल गई थी। इस बात से सिंघानिया साहब भी बहुत खुश थे, मगर एक दिन मुझे अपने मायके जाना पड़ा। उस दिन रितेश बहुत परेशान रहने लग रहा था। काफी दोनों के बाद मैं अपने मायके गई थी। वहां से 2-3 दिन के बाद जब मैं घर वापस आई, वहां से वापसी पर मैंने देखा कि रितेश का चेहरा पहले से काफी उतरा हुआ था। वह बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उसे काफी बार पूछा कि क्या बात है, मगर उसने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं थकी हुई थी, इस वजह से आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद उठी तो बाहर किसी की हलचल नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं फौरन रितेश के कमरे की तरफ गई। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरानी हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। एक 15 साल के बच्चे का अंदर से कैमरा बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सब तरफ ध्यान से देखा तो रितेश के कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के अंदर कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था। उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब रितेश के सामने लालू खड़ी उस पर चिल्ला रही थी। रितेश तकिए के पास ही बैठा हुआ था। बाहर तक उनकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन लालू के तेवर बता रहे थे कि उसे रितेश पर सख्त गुस्सा है। रितेश उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। रितेश पर गुस्सा भी आ रहा था कि वह एक लड़का होकर इस नौकरानी के सामने आखिर इस कादर मजबूर क्यों है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दरवाजा जोरदार बजाना शुरू कर दिया। लालू ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, जबकि रितेश बहुत रो रहा था। उसकी हालात काफी परेशानी वाली लग रही थी। उसके हाथ कांपा रहे थे। मैंने लालू को खूंखार निगाहें से देखा और वहां से दफा हो जाने का हुक्म दिया। फिर मैं रितेश के कमरे के अंदर चली गई। मैंने देखा रितेश की आंखों में आंसू थे। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसी वक्त वह बहुत मासूम और बेबस लग रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ बेटे, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैंने देखा रितेश का दूसरा हाथ तकिया पर था। अगर इरादा तौर पर वह मुझे तकिए को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा और मैंने सोचा कि आखिर इस तकिए में ऐसा क्या है जो रितेश उसके पास भी किसी को नहीं भटकाने देता। मैंने कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैंने रितेश को उठाने का इशारा देते हुए कहा, लेकिन वह तो जैसे तकिया के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक मैंने उसके हाथ से तकिया खींच लिया। यह देखकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि तकिया के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान पड़ा हुआ था और उसके साथ ही एक बड़ी एक साथ दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। रितेश ही देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैंने उससे कहा, यह क्या है बेटे, यह तुम्हें किसने दिए हैं? मैंने घबराते हुए उससे पूछा। उसने मुझे कहा कि आंटी, यह चीज मुझे लालू लाकर देती है। मैंने कहा, वह क्यों तुम्हें यह चीज लाकर देती है? मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन रितेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे लालू पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर एक बच्चे का दिमाग खराब करने का मकसद क्या है? मैं रितेश को छोड़कर भगती हुई लालू के क्वार्टर में गई, मगर लालू वहां मौजूद नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मुझे सख्त गुस्सा आ जाता। खैर, उसने कहाँ जाना था, मसाले का इंतजार करने लगी। पूरे मोहल्ले में छान मारा, लेकिन लालू कहीं भी नहीं मिली। फिर आखिर में तक हार कर बैठ गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान को ऊब रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लालू इस कादर के घिनौना खेल खेल सकती है। मैं शालू से हमेशा नफरत ही करती रहती थी। अगर मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता ना होता। शाम को जब विशाल घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ लालू भी घर के अंदर आई। विशाल के होते हुए मैं लालू से बातचीत नहीं कर सकी। इतना तो लालू मेरी आदत को जान ही गई थी कि मैं दूसरों के सामने कभी भी उसको जलील नहीं करती, तो वह चुप रही। वो जान गई थी कि मैं उसका राज मालूम कर चुकी हूँ। अब की बार लालू अपने क्वार्टर में बैंड में रहने लगी थी। ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थी। नॉर्मल हो रहा था। मैंने उसके कमरे में जेवर और मेकअप का सामान फेंक दिया था। अब बड़ी उसके परवरिश की थी। मैं उसको अपने साथ खिलाती पिलाता और उससे बहुत बातें करती थी। विशाल भी इस बात से बहुत खुश थे। लेकिन लालू मुझे आखिर कब तक छुपती? एक दिन उसको मुझे हकीकत बतानी ही पड़ी। लालू की कहानी यूं थी। मेरा नाम लालू है। हम 2 भाई बहन थे। भाई अपनी शादी करके हमसे अलग हो गए। माँ ने मेरा और अपना पेट पालने के लिए इस बंगले में नौकरी कर ली। इस हवेली में कुछ नौकरों की जरूर थी। मैं और मेरी माँ जब से इस
घर में आए थे, दिल लगी और मेहनत से इस घर के काम करने लगे। माँ के साथ कम करते हुए मुझे एहसास होता कि माँ का सहारा बेटी के लिए कितना जरूरी होता है, और खासकर पिताजी की मौत के बाद से तभी मुझे एहसास होने लगा कि चौहान साहब की नजरें मुझ में पर से हटती ही नहीं है। उनकी नजरों में अजीब सी बादशाहत होती है। मैं यह सब देखकर घबरा जाती थी। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं कम से कम उनके सामने आया करूं, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। किसी न किसी बहाने मुझे उनके सामने जाना ही पड़ता था। ज्यादातर अपने कामों के लिए वो मुझे ही आवाज देने लगे थे। धीरे धीरे उनके इतने करीब आने की वजह से मैं बहुत हैरान रहने लगी थी। मुझे लगता था कि वो मुझे एक दिन जरूर बर्बाद कर देंगे। फिर ऐसा ही हुआ। जिस बात का मुझे डर था, विशाल साहब ने फिर से एक और नया तरीका अपनाया। वो तरीका यह था, छुपकर शादी करने को कहा। शादी तो कभी भी छुपकर नहीं की जा सकती थी बेबी जी। इतना तो मैं जानती हूँ कि छुपकर शादी करना पाप होता है, और अगर दुनिया वालों के सामने हम शादी करना चाहे तो हमें इज्जत भी मिलती, और कभी ना कभी हमें लोगों का सामना भी करना पड़ता। शायद उस वक्त मैं उनकी बात नहीं समझ पाई। साहब ने मेरी माँ से बात की। वह मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो वह इस शादी को खुफिया रखेंगे। पूर्णिमा एक सीधी साधी और भाली औरत थी जो दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। साहब की मीठी मीठी बातों में आकर मेरी माँ मान गई, लेकिन बात तो शादी की हुई थी। साहब ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन शहर से बाहर जाकर एक मकान में मुझे रहने को कहा। साथ ही उन्होंने मुझसे छुपकर शादी भी कर ली। हमारी शादी में सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। शादी के बारे में मेरी माँ को भी नहीं पता था। साहब ने 6 महीने मुझे वहाँ रखा, उसके बाद मुझे घर वापस ले आए। शायद इसीलिए कि यहाँ मेरी जरूर थी। मैं यहाँ उनकी नौकरानी बनकर रहने लगी। कुछ दिन के बाद जब मैं गर्भवती हुई तो साहब का रवैया मुझे बदलने लगा। उनके दिलचस्प मुझमें पर कम होने लगी। हालांकि पहले वह मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वह मुझे नजर उठाकर देखते तक नहीं थे। मैंने जब उनसे इस बात की शिकायत की तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं क्यों चुप रहती, वह मेरे पति थे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा खेल रचाया गया है। साहब ने पहले मुझे चुप रहने को कहा, मैं चुप नहीं रही तो उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दी। इस पर भी जब मैं बाज नहीं आई तो उन्होंने मुझे एक दिन तलाक ही दे डाली। यूं यह किस्सा जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। फिर मैं एक तलाकशुदा औरत हो गई। मुझे एक ऐसा गुनाह हो गया था जिसका बोझ मुझे उठाया नहीं जा रहा था, जो कि गुनाह तो नहीं था लेकिन जमाने की नजरों में तो गुनाह ही था। और फिर यह हुआ कि मैंने उस बच्चे को जन्म दिया, मगर जिन हालातों में वह बच्चा पैदा हुआ था उसकी वजह से वह बच्चा बच ना सका और इस दुनिया से चला गया हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। साहब की बीबी के बदले का इंतकाम तो कुदरत ने ही ले लिया। वह तो खुद ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके पीछे एक निशानी साहब की और उनकी मोहब्बत की छोड़ गई। मैं विशाल साहब के बेटे को देखती हूँ तो मुझे उन्हें की झलक उसमें नजर आती है। मैं नहीं चाहती बड़ा होकर वह भी औरतें की इज्जत खराब करे, इसीलिए मैं उसको औरत बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वह डरपोक बने, मैं चाहती हूँ वह बहादुर ना हो, उसमें इतनी जरूर न हो कि वो किसी की इज्जत से खेल सके। आप ही बताओ बेबी जी, मैं क्या गलत कर रही हूँ? उसको चूड़ियाँ और जेवर लाकर देती हूँ ताकि वह उन्हें पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया बदल ले। यह बात तो मैंने आपको साफ तरीके से बता दी, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लालू ने यह बात कही मुझे तो वो पूरे तरीके से डिप्रेशन की शिकार लगी। और जाहिर है होती भी क्यों नहीं, उसके जिंदगी में इतने सदमे जो आए थे। मैंने इस बात का जिक्र विशाल से किया बिना ही उसका इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि मैं लालू के पागलपन और उसके दिमाग की बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। विशाल की गलती को मैंने राज फास्ट होने से पहले ही माफ कर दिया और कुछ ही दोनों बाद लालू बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो गई थी और मैंने उसको किसी अच्छे घर में रिश्ता देखकर शादी कर दी और मेरा बेटा रितेश वह भी नॉर्मल हो गया था और हम तीनों ही हंसी खुशी अपने जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका शुक्रिया।